तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईसीएआर जो एग्ज़ाम है उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। हालांकि कट ऑफ जाने से पहले हम लोग बहुत सारी बातों को जान लेते हैं कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने अपेयर हुए थे। और इस बार बोला गया है कि जो 16 तारीख 17 तारीख का जो पेपर था वो काफ़ी कठिन आया था 22 तारीख की अपेक्षा। तो क्या हमारा जो कट ऑफ होगा वो इस सारी चीज़ों पे वेरी करता है, या तो उनकी रैंक ज़्यादा रहेगी हमारी रैंक कम रहेगी? तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता। खैर पेपर जो है एनटी ले रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन एक मेथड होता है जिसके बेस पे जो होगा इसका कट ऑफ या तो इसकी परसेंटाइल या फिर इसकी रैंक जो होगी निर्धारित होगी। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आईसीएआर में प्रीवियस ईयर्स पे कितने स्टूडेंट अप्लाई किए थे और इस बार कितने किए थे। प्रीवियस ईयर्स में 2,36,000 कुछ के समथिंग स्टूडेंट अप्लाई हुए थे, और इस बार हमारे अंदाज से 1,80,000 के समथिंग स्टूडेंटों ने फॉर्म जो है फिल किया था, जिनमें से 40% स्टूडेंटों ने पेपर नहीं दिया है। ओवरऑल निकाला जाए तो 1,80,000 का 40% जो होगा आप लोग निकाल लेना, लगभग 1,20,30,000 के समथिंग आ रहा है। ठीक है, तो इतने लाख स्टूडेंटों ने जो था पेपर दिया। तो इनमें से पेपर देने के बाद कितने सारे स्टूडेंट काउंसलिंग कराएंगे, कितने सारे स्टूडेंट काउंसलिंग नहीं कराएंगे, ये सारी चीज़ें भी वेरी करती है। खैर उसके पहले नीट का भी एग्ज़ाम हो चुका था, तो क्या जो नीट में जिनका सिलेक्शन हो जाएगा क्या इसमें आएंगे? तो वो स्टूडेंट नहीं आएंगे, तो इससे आप ही को बेनिफिट मिलेगा। मतलब आपकी जो रैंक होगी वो ऑलरेडी भले ज़्यादा होने के बावजूद भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। हालांकि यहाँ ज़्यादा रैंक होने के बावजूद भी स्पोर्ट राउंड तक जो होता है स्टूडेंटों को कॉलेज कोई ना कोई मिल ही जाती है। हालांकि हम जो फीट की बात करें तो फीट जो है 1700 से 2000 के समथिंग फीटें हैं। 400 से 500 फीटें जो हैं वो पीजी कोर्सेज में हैं। जेआरएफ एफआरएफ में भी ऐसे 300 से 400 फीटें हैं। कुल ओवर और मिला के बोला जाए तो 3,000 के समथिंग सीटें हैं। तो इतने सीटों में इतने सारे स्टूडेंटों का सिलेक्शन कैसे पॉसिबल है दोस्तों? जी हाँ, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन मेथड क्या होता है। जैसे मान लो 16 तारीख 17 तारीख और 22 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ था, और 16 तारीख के एग्ज़ाम में मान लो 10,000 स्टूडेंटों ने अपेयर हुआ, मतलब 10,000 स्टूडेंटों ने पेपर दिया। और मान लो आपने जो है जो भी पेपर होता है उसमें से मान लो आपने 300 नंबर पाया। ठीक है, आपने 300 मार्क्स पाया 16 तारीख वाले में। जो 300 नंबर पाया, तो 300 नंबर तो आपने पा गया, तो आप बोलोगे अब मेरी रैंक कितनी बनेगी? मान लो आपने 300 नंबर पाया और उस दिन 10,000 लोगों ने अपेयर हुआ था, उनमें से आप 5,000 लोगों से आगे हैं, तो आपकी जो रैंक बनेगी वो 5,000 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 100। तो आपकी जो परसेंटाइल बनेगी वो इतनी बनेगी। इसी परसेंटाइल के आधार पे आपका जो होगा वो रैंक निर्धारित किया जाएगा। इसी प्रकार 52 का मान लीजिए 17 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ, उसमें मान लो 20,000 स्टूडेंटों ने अप्लाई किया, और उसमें आपके दोस्त का जो नंबर है 280 नंबर है। ठीक है, 280 नंबर है, 20,000 स्टूडेंटों ने अपेयर हुआ और उसमें से आपने 15,000 लोगों से आगे हैं, तो 15,000 डिवाइडेड बाई 20,000 मल्टीप्लाई इंटू 100, तो आपकी जो परसेंटाइल होगी यहाँ पे परसेंटाइल आ गई। अब आप बोलोगे कि मान लो किसी के 100 परसेंटाइल आ रहे हैं, मतलब मान लो किसी के 310 पे 100 परसेंटाइल बना, मान लीजिए उससे ज़्यादा कोई नहीं पाया उस शिफ्ट में, और किसी के दूसरे शिफ्ट में मान लीजिए 290 नंबर पे ही 100 परसेंटाइल दे दिया गया, तो क्या इनकी दोनों की रैंक इक्वल होगी? तो जी नहीं, इन दोनों की रैंक इक्वल नहीं होगी। अगर 100 परसेंटाइल दो स्टूडेंटों के हैं तो उनके मैथ के परसेंटाइल देखे जाएंगे। अगर मैथ के भी इक्वल हैं तो फिजिक्स के, अगर फिजिक्स के भी इक्वल है तो केमिस्ट्री के। अगर बाई सपोज तीनों के परसेंटाइल इक्वल हैं तो एज देखा जाएगा, एज। तो एज में जो स्टूडेंट जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको उसकी रैंक जो होगी पीछे ली जाएगी, और जिसकी एज जो होगी कम होगी उसकी जो होगी उसका जो होगा नंबर आगे लिया जाएगा, मतलब उसकी रैंक आगे रखी जाएगी। तो इस तरह नॉर्मलाइजेशन होता है। तो दोस्तों आपका पेपर कठिन होने के बावजूद भी आपके जितने भी नंबर होंगे उसके हिसाब से ही आपकी रैंक निर्धारित की जाएगी। आप परेशान ना हो कि हमारी रैंक आगे रहेगी कि पीछे रहेगी, सबकी रैंक नॉर्मलाइजेशन मेथड से निकलेगी।
यही मेथड ही होता है नॉर्मलाइजेशन का, तो आप लोग परेशान ना हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं कट ऑफ के। ऑल ओवरऑल कट ऑफ क्या होता है, कितना कट ऑफ वेरी करेगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जनरल की, फिर ओबीसी, फिर एससी, फिर एसटी, फिर बाद में हम लोग बात करेंगे ईडब्ल्यूएफ का। यहाँ पे ईडब्ल्यूएफ वाले को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। सबसे पहले अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल का मैं मोटा मोटा हिसाब बता देता हूँ दोस्तों। 310 नंबर पे उसे कोई ना कोई कॉलेज, कोई ना कोई ब्रांच मिल ही जाएगी। मैं अच्छी कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, टॉप कॉलेज की, लेकिन कोई ना कोई कॉलेज उसे 100% मिल जाएगी। ठीक है, अब हम सेकंड नंबर पे बात कर लेते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी का जो कट ऑफ जाएगा वो 290 नंबर जाएगा। ये ऑल ओवरऑल मैं कट ऑफ की बात कर रहा हूँ ओबीसी के। इतना अगर नंबर आपका है तो आप सेफ जोन में हैं। कट ऑफ भी इसी के लगभग अप्रॉक्सीमेटली वेरी करेगा। ठीक है, उसके बाद हम एससी की बात कर लेते हैं। तो एससी का जो कट ऑफ जाएगा वो 250 के समथिंग जाएगा। और एसटी का जो कट ऑफ जाने वाला है, एसटी का जो कट ऑफ जाएगा वो 225 से 230 नंबर के समथिंग ही रहेगा। इतने नंबर अगर आप हैं तो आप सेफ जोन में हैं, आपको कोई ना कोई अच्छी सी कॉलेज पक्का मिल जाएगी। ये एक सबसे मिनिमम नंबर मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि इतने नंबर अगर आपके होंगे तो पक्का कोई ना कोई कॉलेज 100% मिल जाएगी, कंफर्म में मिल जाएगी। हालांकि दोस्तों कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि बहुत सारे स्टूडेंट अच्छे नंबर होने के बावजूद भी काउंसलिंग नहीं करवाते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंटों का जब नीट में सिलेक्शन हो जाएगा तो नीट वाले स्टूडेंट यहाँ पर नहीं आएंगे, क्योंकि वो इसको एक बैकअप के रूप में इस पेपर को, एग्जाम को देते हैं। तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जो स्टूडेंट 16 तारीख के थे उनको पेपर जो था थोड़ा बहुत हार्ड आ गया था, तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो स्टूडेंट 60-70 क्वेश्चन भी, 80 क्वेश्चन भी, 60-70 क्वेश्चन भी मोटा मोटा करके चले होंगे तो 7 चौक 28, अगर 280 नंबर भी आ रहा है उनका, तो उनको इतने में भी सिलेक्शन मिल जाएगा। उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो 17 तारीख वाले हैं, अगर उन्होंने थोड़ा, उनका पेपर सरल था, अगर वो 75 से 80 क्वेश्चन भी करके आते हैं तो 8 चौको 32, 300 अगर 20 नंबर भी लाते हैं तो उनका सिलेक्शन कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो रैंक और जो परसेंटाइल है वो एनटीए डिसाइड करेगी, और जो काउंसलिंग होगा वो आईसीआर लेगा, एनटीए नहीं लेगा। एनटीए पे बोलेगा अब हमारा काम यहीं से कंप्लीट हो चुका है, अब आईसीआर जो करना होगा वो करेगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को वैरी रखते हुए नॉर्मलाइजेशन मेथड से ही आपकी रैंक जो होगी निर्धारित होगी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों जो टॉप की कॉलेजें हैं, जो 8-10 कॉलेजें हैं, उनका कितना कट ऑफ जाता है। मेन उन्हीं के कट ऑफ के बेसिस पे, जैसे बीएचयू हो गया, हिसार वाली कॉलेज हो गई, ठीक है, ऐसी समझ और भी जितनी कॉलेजें हैं, इन सारी कॉलेजों का कट ऑफ क्या रहता है, इन कॉलेजों को पाने के लिए हमें कितने नंबर चाहिए, हमारी ऑल ओवरऑल रैंक कितनी होनी चाहिए। अब फाइनली हम लास्ट में बात करेंगे ईडब्ल्यूएस का। दोस्तों ईडब्ल्यूएस को जैसे ही आपने जेईई मेंस का जब पेपर दिया होगा, जो स्टूडेंटों ने, जनरल की कट ऑफ 90 परसेंटाइल और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 70 परसेंटाइल, मतलब 20 परसेंटाइल का डिफरेंस आ रहा है। और 20 परसेंटाइल दोस्तों बहुत मायने रखता है। इसी प्रकार ओबीसी का कट ऑफ जो गया था जेईई मेंस में, वो गया था 72 पॉइंट कुछ के समथिंग, मतलब ईडब्ल्यूएफ का कट ऑफ जो था ओबीसी से भी कम चला गया। तो आप अगर समझ सकते हैं तो क्या पता ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ ही जाए दोस्तों वो 250 नंबर ही पहुंच जाए। तो दोस्तों कहाँ 300 नंबर और कहाँ 250 नंबर, तो सीधे 40 से 45 नंबर का आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। कन्फर्म ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंटों को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस बनवाना सबके बस की बात नहीं है दोस्तों, और इसकी वैलिडिटी जो है 1 ईयर ही रहती है। इसलिए आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है, 100% मिलेगा। अगर जिनके पास ईडब्ल्यूएस है तो काउंसलिंग के टाइम पर वो ईडब्ल्यूएस से ही अपनी काउंसलिंग करवाए। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। अगर हाँ आपके कोई डाउट हैं तो उन डाउट्स को आप पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।